हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय अग्रवाल। तो आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं पार्ट 6 ऑफ द एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ एक्चुअल एग्जाम पेपर ऑफ निमसेट 2023। ऑलरेडी 5 पार्ट्स आपके साथ करे जा चुके हैं। हर पार्ट में 5 क्वेश्चंस थे, तो इन 25 क्वेश्चंस करे जा चुके हैं। टोटल क्वेश्चंस निमसेट में आते हैं इस सेक्शन से 40, हर एक के मार्क्स होते हैं 6, इन अदर वर्ड्स 240 मार्क्स इस पूरे सेक्शन के होते हैं 1000 मार्क्स में से। तो क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन, लाइक आपको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि इन एग्जाम्पल्स को, इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकें सो दैट यू कैन सेव योर टाइम, और उस टाइम को आप इन्वेस्ट कर सकें मैथमेटिक्स के सेक्शन में जिसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है, लाइक 120 क्वेश्चन आपको निमसेट में करने होते हैं 120 मिनट में। तो इन जगह से टाइम सेव कीजिए। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि इन पोर्शंस को ऑमिट करते हैं और कोशिश करते हैं कि खाली मैथमेटिक्स कर लें। बट मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कभी भी इतनी गारंटी नहीं होती है कि आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे, जितना भी आप प्रैक्टिस कर लें। बट लॉजिक में यदि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है एक बार ही, देन आप ज़्यादातर क्वेश्चंस लॉजिक के कर सकते हैं इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। और यदि आपकी जो टेक्निक्स हैं वो स्मार्ट हैं, लाइक आपके रिफ्लेक्सेस शार्प हैं, आपकी कॉमन सेंस लॉजिक आप पे काफ़ी है, आप चीज़ों को सोच सकते हैं इन ए प्रॉपर मैनर, तब इनको अटेम्प्ट करना इज मच ईजियर देन दी अदर पोर्शंस। कंप्यूटर्स बहुत इजी होता है, इंग्लिश बहुत इजी होता है। मैथमेटिक्स में सिलेबस काफ़ी है, बट प्रीडोमिनेंटली पेपर आता है अलजेब्रा के पोर्शन में से, तो यदि आप अलजेब्रा भी ढंग से कर लेते हैं तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उस पर भी मेरी सीरीज़ है उन सारी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, कॉन्सेप्ट लर्निंग पे, और ये सारा कुछ सैनमिक्स में हम अपने स्टूडेंट्स के साथ करते ही हैं। बट हमारा मेजर एम्फेसिस रहता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट सीखें, वही हम यहाँ पे भी आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो जस्ट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। एज प्रॉब्लम्स पे है। राकेश सेज टू महेश, आई एम एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज 1/3 एज ओल्ड एज यू आर। इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 60 years, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ महेश। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बड़ा कंफ्यूजिंग लगती है स्टूडेंट्स को, और कई बार वो इसे इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते कि क्या वो कहना क्या चाह रहा है। बट यदि आप इसे ढंग से करें ना, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 seconds to 10 seconds। और रिलेशनशिप और ये जो एज प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का लॉजिक एंड कॉमन सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उनके रिफ्लेक्सेस ब्राइट शार्प होने चाहिए, वही इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर सेट करता है। तो इन्हें ऑमिट मत कीजिए, बल्कि ऐसे मेथड्स यूज़ कीजिए जिससे आप इन्हें जल्दी अटेम्प्ट कर सकें और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। जैसे मैंने और पार्ट्स में भी बताया है कई बारी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं उन टॉपिक्स को मास्टर करने की जो टॉपिक्स इजी होते हैं। नो, दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। आपको वो टॉपिक्स मास्टर करने चाहिए जो औरों के लिए डिफिकल्ट है या जो नॉर्मली डिफिकल्ट माने जाते हैं, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स में आप औरों को डिफीट कर सकते हैं। जो इजी टॉपिक्स हैं दैट एवरीबॉडी इज एबल टू डू, तब आपको वेटेज कहाँ से मिलेगी, आपको एडवांटेज कहाँ से मिलेगा? आपको एडवांटेज उन प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने से मिलता है जो प्रॉब्लम्स और लोग नहीं कर पाते हैं, या जो प्रॉब्लम्स और लोग जिनसे डरते हैं, लाइक जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, एज प्रॉब्लम्स, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर अलजेब्रा, लोग डरते हैं इन टॉपिक से। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या लॉजिक में जितना भी पोर्शन है, काफ़ी सारे लोग डरते हैं, तो आप इनमें मास्टरी कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम पूरी तरीके से समझ के भी कर सकते हैं, बट मुझे क्या लगता है कि क्यों ना हम इसमें कॉमन सेंस यूज़ करें। जो मैं बार बार कॉमन सेंस बोलता हूँ, तो हमें यूज़ करनी भी आनी चाहिए। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे हैं चॉइसेस की हेल्प से, तो इसमें भी हम देखते हैं कि क्या हम कर पाएंगे, ऐसा है नहीं कर पाएंगे। राकेश सेज टू महेश, आई एम एज ओल्ड एज यू वर। आई एम एज ओल्ड एज यू वर, यहां से मेरा कीवर्ड है, आई एम एज ओल्ड एज यू वर। मतलब महेश पास्ट में जितना था उम्र में, राकेश आज की डेट में उतना है। इसका मतलब महेश राकेश से बड़ा है। बहुत ऑब्वियस है, खाली इतनी सी स्टेटमेंट से थी, मैं आगे की स्टेटमेंट नहीं भी पढ़ता। राकेश सेज आई एम एज ओल्ड एज यू वर, इसका मतलब महेश पास्ट में जिस एज का था राकेश की वो एज आ जाए। इट मीन्स राकेश यंगर है, महेश एल्डर है, ओल्डर है, और आपको चाहिए प्रेजेंट एज ऑफ महेश। आज की डेट में महेश की एज चाहिए, तो महेश की एज ऑब्वियसली राकेश से तो ज्यादा होगी। दोनों की एज का समय 60, तो ये भी बहुत ऑब्वियस है कि महेश की एज 30 से ज्यादा होनी चाहिए। तो पहली चॉइस गई गलत, दूसरी चॉइस गई गलत। अब बची खाली तीसरी और चौथी चॉइस। पूरी प्रॉब्लम को बिना समझे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है आई एम एज ओल्ड एज यू वर व्हेन आई वाज 1/3 एज ओल्ड एज यू आर। इस फ्रेज में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। हम अपनी क्लासेस में भी ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए हम इस तरह की ट्रिक्स उन्हें देते हैं स्टूडेंट्स को क्लासेस में। तो आपने देखा 30 गया, 24 गया, नाउ 45 एंड 36 रह गया आपके पास।
सी चॉइस उठा के देखते हैं 45। अब वो कह रहा है व्हेन आई वाज 1/3 एज ओल्ड एज यू आर। अब यदि महेश की एज 45 है और दोनों का सम 60 है तो राकेश की एज 15 होनी चाहिए। 60 माइनस 45 दैट इज 15। राकेश की एज 15 और महेश की 45 एंड 15 इज 1/3 ऑफ 45। इसका मतलब करंट एज जो राकेश की है वो महेश की एज की 1/3 है। बट ये करंट एज के बारे में नहीं कहा गया, उसने कहा व्हेन आई वाज 1/3। तो राकेश कह रहा है जब मैं पास्ट में तुम्हारी एज के 1/3 था, इसका मतलब प्रेजेंटली उसकी एज 1/3 नहीं है महेश की एज के कंपैरिजन में, पास्ट में होती थी। तो ऑब्वियसली 45 भी गलत है। मैं रिपीट कर देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। यदि मैं 45 को सही चॉइस मानता हूं तो महेश की एज 45 हो गई, दोनों की एज का सम 60 है, इसका मतलब राकेश की एज 15 हुई एंड 15 इज 1/3 ऑफ 45 मींस 15 इंटू 3 इज 45। इसका मतलब प्रेजेंट में आज की डेट में राकेश की एज महेश की एज से 1/3 है। बट प्रॉब्लम तो कह रही है कि पास्ट में राकेश की एज महेश की एज की 1/3 थी। तो ऑब्वियसली 3 चॉइस गलत हो गई, 3 चॉइस गलत हो गई, तो ऑब्वियसली कौन सी चॉइस सही होगी? 4th चॉइस सही होगी। सो दिस इज द ट्रिक जिसमें बिना प्रॉब्लम को समझे आप क्वेश्चन को आंसर कर पाए। हम इसे रेगुलर मेथड से भी करेंगे, अब देखेंगे उसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, दैट विल बी स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, बट दिस तरह की ट्रिक्स, इस तरह के मेथड्स हेल्प करते हैं आपको कि आप इन्हें 5 या 10 सेकंड में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं जो ज्यादातर लोग एग्जामिनेशन में छोड़ देते हैं। और हर एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर का एडवांटेज देता है औरों के ऊपर, लॉजिक की हर एक प्रॉब्लम। ओके 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स में तो डिसाइड हो जाता है कि आप टॉप एनआईटी में जा रहे हैं या नीचे के एनआईटी में जा रहे हैं। टॉपर्स में और नीचे वाले में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम कम का डिफरेंस होता है, तो 6 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इस तरीके से अटेम्प्ट कीजिए जैसे यहाँ करनी आपको सिखाई गई है, एंड यू विल योरसेल्फ रियलाइज द डिफरेंस। ओके अब इसे मैथमेटिक्स से भी कर, अब एक बार 36 को भी जस्टिफाई कर लेते हैं। यदि महेश की एज 36 है तो राकेश की आज की डेट की एज हो गई 24, 36 प्लस 24 60। ओके अब वो कह रहा है कि जब मेरी एज आपसे जितनी तुम्हारी एज है, आई वॉज 1/3 एज ओल्ड एज यू आर। तो आज की डेट में यदि महेश 36 है तो उसकी 1/3 एज राकेश की 36 की 1/3 कितनी हो गई 12, और आज की डेट में राकेश है 24 का। इसका मतलब 12 साल पुरानी बात हो रही है, और 36 साल की उम्र 12 साल पहले कितनी हो गई 24 साल की। तो बिल्कुल सही जा रहा है ये। ओके बिल्कुल सही कैलकुलेशंस जा रही हैं, ऑल्दो इसको कंफर्म करने की मुझे जरूरत नहीं थी, पहली 3 चॉइस एलिमिनेट हो गई, इट मींस 4th इज ऑब्वियसली द राइट वन। नाउ लेट अस यूज द मैथमेटिकल मेथड्स टू गेट द सेम आंसर। ओके तो इसमें हमने माना लेट प्रेजेंट एज ऑफ महेश भी हमने एज्यूम करा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ महेश। बट ये मेथड मैं इसलिए लिख रहा हूं कि स्क्रिप्ट आपके पास आ जाएगी प्रिंटेड में, तो आपको ये मेथड भी करना आ जाएगा, और आप सबको पता ही है अब तो इतने सारे लेक्चर्स देखने के बाद कि ये जो प्रिंटेड स्क्रिप्ट है आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पे अपनी रिक्वेस्ट भेज के हमें, तो डिस्क्रिप्शन में हमने वो लिंक दिया हुआ है। ओके और चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इंटीमेशन सारी की सारी मिलती हैं अपने आप। लेट प्रेजेंट एज ऑफ महेश इज एक्स, क्योंकि महेश की एज निकालनी है तो उसी को हमने एक्स मान लिया। सो प्रेजेंट एज ऑफ महेश इज एक्स, सो ऑफ राकेश विल बी 60 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 60 है। ठीक है ना, तो यदि महेश की प्रेजेंट एज एक्स है तो राकेश की 60 माइनस एक्स है। दोनों की एज में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बिटवीन एजेस इज x माइनस 60 माइनस x माइनस 60 माइनस x, x minus 60 minus x which comes out to be 2x minus 60। तो इन दोनों की एज में डिफरेंस है 2x माइनस 60। अब हम पुरानी बात करते हैं। अब राकेश क्या कह रहा है कि जब आई वॉज 1/3 एज ओल्ड एज यू आर, आई एम एज ओल्ड एज यू वर, आई एम एज ओल्ड एज यू वर, मैं आज की डेट में उतना ओल्ड हूं जितना तुम पहले होते थे। तो पहले कितना होता था? तो पास्ट एज ऑफ महेश, पहली वाली लाइन से पास्ट एज ऑफ महेश इज प्रेजेंट एज ऑफ राकेश, दैट इज 60 माइनस एक्स। आई रिपीट, राकेश इज आई एम एज ओल्ड एज यू वर, मैं आज की डेट में उतना ओल्ड हूं जितना तुम होते थे जब मैं तुम्हारी एज से 1/3 होता था। व्हेन आई वाज 1/3 एज ओल्ड एज यू आर, जितनी एज आज की डेट में तुम्हारी है, जब मेरी एज पास्ट में उसकी 1/3 होती थी तो तुम्हारी एज उतनी होती थी जितनी मेरी आज की डेट में है। तो हमने कहा कि पास्ट एज ऑफ महेश इज 60 माइनस एक्स। तो जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं पास्ट एज ऑफ महेश, तो उस समय राकेश की एज क्या थी? एट द सेम टाइम
राकेश की एज हो गई 60 माइनस एक्स माइनस डिफरेंस ऑफ एज। डिफरेंस ऑफ एज कितनी है? 2x माइनस 60, और आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज 120 माइनस 3x। सो एट दैट टाइम राकेश की एज वाज 120 माइनस 3x। पेन चेंज करते हैं सो दैट यू हैव ए बेटर विजन। तो राकेश की पास्ट में एज 120 माइनस 30x है, बट ये कह रहा था आई वाज 1/3 एज ओल्ड एज यू आर। वो कह रहा है पास्ट में, राकेश कह रहा है पास्ट में मेरी एज उतनी थी जितनी तुम्हारी अब है, बट उसका 1/3। तो 1/3 ऑफ द करंट एज ऑफ महेश। आपको इसको सॉल्व करना है, चेक कर लीजिए, यू clearly get the idea what I'm trying to communicate to you here. So 120 minus 3x must be 1/3x. आप इसे solve कर लीजिए x के लिए and you'll get the answer. बहुत easily answer आ जाएगा आपका. So x comes out to be 36 years. I hope it's clear to each one of you. एक बारी इस जो स्टेटमेंट दे रहा है एग्जामिनर, जो क्वेश्चन दे रहा है उससे मैच करके नीचे को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. राकेश सेज टू महेश, आई एम एज ओल्ड, मैं आज की डेट में उतना ही बड़ा हूं एज यू वर, जितना तुम पहले होते थे. कब? जब मैं तुम्हारी आज की एज से 1/3 होता था. जब मैं तुम्हारी आज की एज से 1/3 होता था तब उस समय तुम ये होते थे, मेरी एज ये थी. ठीक है ना. सो आई एम एज ओल्ड एज यू वर, मैं आज की डेट में उतना ही बड़ा हूं जितना तुम होते थे जब मैं तुम्हारी आज की एज से 1/3 होता था. तो x comes out to be 36 years. But obviously my students, जो भी सैनमेक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो तो ऑब्वियसली पहली वाली अप्रोच को अडॉप्ट करेंगे, बिकॉज दैट इज द बेस्ट अप्रोच विदाउट एनी कैलकुलेशंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. How many meaningful words can be formed with the first, the third, the seventh and the ninth letters of the word separation using each letter once in each word? It's a word problem. Alphabet से, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो मेरा लेक्चर है अल्फ़ाबेट से, प्रॉब्लम्स यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, उसमें इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हैं, बट यहाँ पे भी हम उसे डिस्कस करने की जा रहे हैं. और जैसे CBTs हैं, आप कम से कम रफ वर्क कीजिए, कम से कम टाइम लगाइए. फर्स्ट S, थर्ड P, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 7th T एंड द 9th O. तो इसका मतलब आपके पास लेटर यूज होने S, P, T, O, और इन चार लेटर्स को यूज करके आपने मीनिंगफुल वर्ड बनाने. यदि इन चार लेटर से खाली वर्ड बनाने होते तब तो हम सीधा 4 फैक्टोरियल कहते थे परमुटेशन यूज करके. आप में से ज़्यादातर लोगों को परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता ही है. निमसेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब आप MCA करते हैं तब भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए. प्रोबेबिलिटी, होल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, all these things are very very important and meaningful at that stage also. Even in your placement they will be asking you questions using this. So permutation combination is a part of combinatorics, mathematics as well as with the logic. Okay, तो SPTO, बट हमें यहाँ चाहिए मीनिंगफुल वर्ड. तो सबसे पहले आप S से देखिए क्या क्या बना सकते हैं. तो सबसे पहले आप S से देखिए क्या क्या बना पाएंगे. आप S से बना पाएंगे स्टॉप, आप S से बना पाएंगे स्पॉट, और सोचिए आप S से और क्या वर्ड बना सकते हैं. तो आपको S से मिल गया स्टॉप, S से मिल गया स्पॉट, और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा. अब P से दिखते हैं, क्या लिखते हैं. अब P से एक बन जाएगा पोस्ट और एक बन जाएगा पॉट्स. बिल्कुल ऑर्डिनरी लेटर वर्ड्स, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले वर्ड है. ठीक है ना. तो ये भी हो गया. P से भी कुछ और नहीं मिल रहा आपको, आपका पोस्ट हो गया. अब T से देखते हैं. T से आप देखिए टॉप्स. आप तो वैसे ही सब टॉप करना चाहते हैं, तो ये वर्ड तो आपको देखते ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए, टॉप्स. 2 S से आ गए, 2 P से आ गए, T का एक लिख के हमने छोड़ दिया है. टोटल कितने हो गए? 2, 2, 4 और 5. इमीडिएटली हमने आंसर करा मोर देन 4, और कोई हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है कि कोई और वर्ड बनता भी है या नहीं बनता है. 4 से ज़्यादा वर्ड निकलते हैं, हमारा काम खत्म हो जाता है. विल सिंपली से आंसर शुड बी मोर देन 4. ओके, सो दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. 8 पार्ट्स हैं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शंस के, इनसे 2023 के एक्चुअल पेपर के. इसी तरह CUT के पेपर की सीरीज भी है, टिप्स एंड ट्रिक्स भी है, सभी कुछ है. ओके, आप वेबसाइट भी सैनमेक्स की सर्च कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे MCA के बारे में. देन कम्स नेक्स्ट, फिल द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस. ओके,
So it's more to do with English rather than reasoning, but फिर भी reasoning मतलब आप common sense इसमें use कर सकते हैं कि कौन से word की sense ही नहीं बनती है, ये आप देख सकते हैं. Further to augment, augment मतलब बढ़ाना. Further to augment bond market liquidity, corporate needs to be encouraged to. पहली में रीइश्यू है, पहला वाला वर्ड देखते हैं. पहले में रीइश्यू है, दूसरे में अबंडन है, तीसरे में प्रिकॉशन है, चौथे में अफेक्ट है. तो ऑब्वियसली अबंडन तो कर नहीं रहे. क्यों? एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स अंडर द सेम इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन. तो आप अबंडन तो उन्हें कर ही नहीं सकते, छोड़ तो उन्हें सकते ही नहीं, तो दूसरी चॉइस गलत हो गई. प्रिकॉशन तो वर्ड ही नहीं जा रहा इसके साथ. टू बी एनकरेज टू प्रिकॉशन एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, ऑब्वियसली दैट सेंसलेस. एंड टू एनकरेज टू अफेक्ट एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स अंडर द सेम, अफेक्ट इज अगेन नॉट द वर्ड. International Securities Identification Number to duly shore up floating negotiate. Now that's obviously wrong. But यदि मैं पहली वाली चॉइस को इसमें पुट करके देखता हूं, corporates need to be encouraged to reissue existing bonds under the same International Securities Identification Number to duly shore up floating stocks. Obviously that has to be my answer. Only 1 second you need. Maybe 2 seconds. चलिए डबल टाइम कर देते हैं आपके लिए. 2 सेकेंड में 100% ये प्रॉब्लम हो जाती है. डरना नहीं है कि इंग्लिश में है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. आप में से जितने लोगों की इंग्लिश अच्छी है, बहुत अच्छी बात है. जिनकी नहीं है वो भी कोशिश करेंगे. ठीक है. सो दैट लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए, साथ साथ कम से कम समझना उसमें चाहिए, क्योंकि एनआईटीज में भी आपको जो लेक्चर्स होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोज विल बी इन इंग्लिश. और जब आप जॉब के लिए जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, इन्फोसिस हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स you'll have to communicate in English, या फिर आप चुप रहेंगे. तो उस कॉम्प्लेक्सिस को कैरी नहीं करना है. गुड. नेक्स्ट. और ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ मुश्किल है उसे अवॉइड करना है, जो चीज़ मुश्किल है उसे पहले सीखना है, जो हमारी वीकनेसेस हैं उसे पहले दूर करना है. ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि हमेशा चीज़ों को, वीकनेस को हाइड करते हैं. हाइड नहीं करना है वीकनेस को. अप्रोच ये रहनी चाहिए कि आपको, यदि आप इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, आप क्लासेस में इंग्लिश में आंसर दीजिए, जिससे यदि गलती हो तो टीचर करेक्ट कर सके. आपको डर ये लगता है ना लोग हंसेंगे, बट जब आप कुछ बन जाएंगे तो ये लोग आपकी पहचान में होंगे भी नहीं. ओके. कल को आप कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं. एक किसी दिन मैं स्टोरी सुनाऊंगा अपने स्टूडेंट्स की. 30 इयर्स में सो मेनी स्टोरीज आर देयर. हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से, इंग्लिश स्पीकिंग बेल्ट से, ओके, या बिल्कुल ग्रामीण अवस्था से भी आते हैं, जो जिनकी बैकग्राउंड विलेज की है, वो लोग भी आते हैं पढ़ने के लिए. इतने हज़ारों स्टूडेंट्स एनमेक्स ने पढ़ा दिए, 85,000 स्टूडेंट्स. तो मैं बताऊंगा कभी वो स्टोरीज, तो बहुत इनकरेजिंग स्टोरीज हैं. आप कभी अपनी वीकनेस को छुपाइए मत. आप वीकनेस को शो कीजिए अपने ट्रेनर के सामने, अपने टीचर के सामने. जब भी तो उसे पता चलेगा आप में वीकनेस है और वो उसमें मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, यदि वो ट्रू टीचर है तो. यदि वो फेक टीचर है तो वो आपको डांटेगा, आपकी हंसी उड़ाएगा. स्टूडेंट या साथ के लोग हंसी उड़ाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. इट हार्डली मैटर्स. आपका लर्निंग फेज है, आपको उससे डिप्रेस ही नहीं होना है कभी भी. बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लाइफ में उठना है तो लोगों को हंसने दीजिए. इतना हंसने दीजिए कि किसी के हंसने का डर आप पे से खत्म हो जाए. हम लोग क्यों जिंदगी में दबते हैं कि हम डरते हैं अपनी इंसल्ट से. हमें हमेशा लगता है कोई हमारी इंसल्ट ना कर दे, कोई हम पे हंस ना ले. और जिस दिन हम अपनी उस इंसल्ट से डरना बंद कर देंगे तो हम पे हमारी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता. इन अदर वर्ड्स, हमारी ग्रोथ को कभी रोक नहीं सकता, हमारी सक्सेस को कभी रोक नहीं सकता. सो कीप दैट इन माइंड. वो बहुत जरूरी पर्सनैलिटी ट्रेट है. अपनी वीकनेसेस को छुपाना नहीं है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. अपनी वीकनेसेस लोगों को दिखती हैं, दिखने दीजिए. लोग हंसते हैं, हंसने दीजिए. ऐसे ट्रेनर्स ट्रू ट्रेनर्स नहीं होते हैं जो आपकी वीकनेसेस पे हंसें. आपका ट्रू ट्रेनर या टीचर वो होगा जो आपकी वीकनेस को इंप्रूव करवाए आपसे और आपको एनकरेज करे उन सब चीज़ों की तरफ जिनमें आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं या जिनमें आपको इंप्रूवमेंट लानी चाहिए. चलिए वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे. इफ द वर्ड इम्पैक्ट इज कोडेड एज RNKZXG, then which of the following represents the code for the word dissent? Okay, it's a problem from coding decoding. तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं हम. इम्पैक्ट IMPACT, इम्पैक्ट. RNKZXG. शायद मैंने अपनी एक लेक्चर में बताया था कि स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत रहती है. ABCDEFGHIJK ऐसे उंगली पे गिनते हैं वो लोग. 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, M 13 होता है, सेंटर होता है, M के बाद N होता है. तो कुछ ट्रिक्स मैंने बता रखी हैं अपनी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग अल्फ़ाबेट्स में, जिनमें बहुत आराम से हम इनकी पोजीशंस याद कर सकते हैं. कि कुछ तो मैंने रूल्स बताए हैं, कुछ कॉमन सेंस सिंबल्स बना के बताए हैं याद करना. जैसे सपोज आपका आई है, आई को हम ऐसे भी बनाते हैं और ये काफ़ी कुछ आपको लगता है 9 की तरह. देखिए ना, 9 रिलेट कीजिए हिंदी में जैसे हम 9 लिखते हैं. इसे थोड़ा सा नीचे से आप ऐसे कर देंगे तो आपको वो 9 ही लगेगा.
तो अब रिलेट कीजिए आई को 9 से, A B C D E F G H I, I इज द 9th लेटर, आपको याद हो गया I 9th लेटर है, ओके। R T आपका 20 होता ही है, ओके, T इज 20, तो R आपका कितना हो गया, R को हम देखते हैं RST, ये 18वां लेटर हो गया R। मैं इन दोनों को रिलेट कर रहा हूं अभी, I को और R को। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट ए मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, जिससे इस कोड को ब्रेक करा जा सके, ओके। तो I मैंने देखा 9th लेटर है फ्रॉम द बिगनिंग, T है 20th लेटर फ्रॉम द बिगनिंग, R इज 18th, RST 18th लेटर फ्रॉम द बिगनिंग। तो यदि R इधर से 18 लेटर है तो इधर से कितना होगा पीछे से, दैट इज 26 माइनस 18 प्लस 1, दैट इज 27 माइनस 18, दैट इज नथिंग बट 9। इसका मतलब R पीछे से 9th लेटर है, I आगे से 9th लेटर है, तो हमें लॉजिक तो मिलना शुरू हो गया कि हो सकता है मैं आगे वाले लेटर को उसी पोजीशन से पीछे वाले लेटर से रिप्लेस कर रहा हूं, अपोजिट लेटर से रिप्लेस कर रहा हूं। I है फ्रंट से 9th, R है बैक से 9th, और मैं I की जगह R लिख रहा हूं। चेक कर लेते हैं, देखिए ऑब्वियसली अब बीच में जंप कर लेते हैं, A पहला है, Z आखिरी है, Z आखिर से पहला है, A शुरू से पहला है, ऑब्वियसली रिलेशन आ रहा है यहां पे, ओके। और देख लेते हैं कहीं पे आपको चाहिए तो, M और N आपको पता है, M 13th है फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द फ्रंट, और N 13th है फ्रॉम द बैक, क्योंकि यदि फ्रंट से M 13th है तो N 14th है, और आगे से N 14th है तो पीछे से कितना होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 26 माइनस 14 प्लस 1 13th। तो बिल्कुल मुझे क्लियर हो गया कि जो इक्वी डिस्टेंट लेटर्स हैं वो कोड को रिप्लेस कर रहे हैं। शुरुआत से जितनी पोजीशन है, पीछे से जितनी पोजीशन है, वो इसका कोड है, ठीक है ना। आर यू हैप्पी? आई होप यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू, सो दैट वे इट वाज क्वाइट इजी। अब हम इसे देख लेते हैं, अब हमने कोडिंग ब्रेक कर ली, और ये बहुत हेल्प करता है, इसलिए जो अल्फाबेट्स की प्रॉब्लम्स होती है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है उंगली पे गिनना, उस समय प्रेशर में कभी गिनती आगे पीछे हो जाए, तो कुछ रूल्स हमने ऐसे बनाए हैं, कुछ सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे W है, W को कैसे मैं याद रखवाता हूँ स्टूडेंट को, नीचे 2 हैं, ऊपर 3 है, तो दिस इज द 23rd लेटर, आप गिन के देख लीजिएगा, 2 नीचे, 1 2 3, 3 ऊपर, 23। W X Y Z 24 25 26, W इज 23rd। तो बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं मेरे जो मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ नॉर्मली। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, D है शुरुआत से कौन सा वाला, A B C D, आगे से 4th है, D आगे से 4th है, आपको पीछे से 4th चाहिए। अब खुद देखिए, यदि W आगे से 23rd है तो पीछे से कितना हो जाएगा, 26 माइनस 23 प्लस 1, दैट इज 4, तो पीछे से 4th हो गया। तो D आगे से 4th है, W पीछे से 4th हो गया, और बहुत ऑब्वियस है, D यदि आगे से 4th है तो M पीछे से 4th तो है नहीं, अभी अभी मैं करके चेका कि M पीछे से 14th है, तो जिस भी चॉइस में पहला लेटर है मैं वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो बिना सोचे फर्स्ट इज द आंसर। और अदरवाइज जो मेथड आपको बताया गया आप उसके हिसाब से भी कोडिंग निकाल सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? सो इट वाज सो इंटरेस्टिंग, यू नो। तो एकदम प्रॉब्लम पे अटैक नहीं करना, ये लर्निंग स्टेज है, आपको आप चीजों को सीख रहे हैं। हाँ, एग्जाम में एकदम अटैक करते हैं, बट ब्रेन को उस स्ट्रेस से फ्री करते हुए, जो एक स्ट्रेस आप अननेसेसरी एक बर्डन हर समय कैरी करते हैं कि यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आई थिंक आप एग्जाम फ्रीली दीजिए, बाद की बाद में सोचा जाएगा, ये अप्रोच आप रखिएगा। हर समय ये बर्डन कैरी नहीं करना है कि यदि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करेंगे। ओके, जब आएगी सिचुएशन जबकि जब देखेंगे, अभी तो एग्जाम देना इज प्रायोरिटी, एग्जाम देना इज इंपॉर्टेंट। तो उस दिन बिल्कुल फ्री माइंड से वी टेल मेनी टेक्निक्स टू अवर स्टूडेंट्स के किस तरीके से आप कूल होके काम होके उस एग्जाम को देंगे, बिकॉज दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आपको ट्रेंड ही नहीं है कि लड़ना कैसे है, आप पे बारूद है, आप पे रिसोर्सेज हैं, बट आपको लड़ना नहीं है, आपका माइंडसेट उतना नहीं है, आप पे मॉरल सपोर्ट उतना नहीं है, आप मेंटली स्ट्रांग उतने नहीं है, तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे। सेम इज ट्रू फॉर यू द पीपल हु आर अपीयरिंग इन कॉम्पिटिशंस, इन टफ कॉम्पिटिशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। देन कम्स द लास्ट प्रॉब्लम। ओके, ये तो मैं कर ही चुका हूं, ये वाला मैं कर चुका हूं। दिस कम्स दिस प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। 3 persons A, B and C are standing in a queue. There are 5 persons between A and B, 8 persons between B and C. If there are 3 persons ahead of C and 21 behind A, then what could be the minimum number of persons in the queue? Very good example, very very important example. You should not leave this. देखने में मुश्किल लग रहा
है भी थोड़ा सा मुश्किल, इतना आसान भी नहीं है, बट मैनेजेबल है। इतना मैनेजेबल है कि यदि आप इसे कर लेते हैं 20 सेकंड 30 सेकंड में, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, बट आप कर पाएंगे, सो यू गेट योर मार्क्स। अप्रोच डेवलप करेंगे, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले देखते हैं 3 पर्सन हैं, ए एंड बी एंड सी, इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 3 पर्सन। अरेंजमेंट से डील कर रहा है ये। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू, एक क्यू बनानी है, 3 पर्सन हैं ए बी सी, एंड हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज देम, 3 फैक्टोरियल, यू ऑल नो इट। ओके, 3 आदमी है, 3 पर्सन है, 3 फैक्टोरियल वेज, मतलब 6 वेज में मैं इन्हें अरेंज कर सकता हूं। अब 6 वेज कौन कौन से होंगे? आई होप आप सबने इस तरीके से पढ़ा होगा। ए बी और सी 3 है। अब पहले ए को फिक्स कीजिए, ए बी ए सी, ठीक है। मैं पेन ही यूज कर देता हूं दूसरा, जिससे आपको कंफर्टेबल रहे। ए बी ए सी, फिर बी ए बी सी, क्यू बनानी है ना, क्यू में पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, इसलिए परमुटेशन यूज करिए, कॉम्बिनेशन नहीं यूज करिए, बिकॉज पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फॉर्म ए क्यू, एंड देन थर्ड आ जाएगा, तो आपके पास आ गया ए बी ए सी, बी ए बी सी, एंड सी ए सी बी, एंड देन कम्स, ओके, सो 3 लोगों को अरेंज करना है। तो पहला हो गया ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। एक को फिक्स कर लीजिए पहली पोजीशन पे, बचे हुए 2 को परम्यूट कर लीजिए। पहले आपने ए को फिक्स करा, बी सी सी बी, आपने बी को फिक्स करा, ए सी सी ए, आपने सी को फिक्स करा, ए बी बी ए। तो ये 6 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है उस क्यू में, बट अब हमें कंडीशंस को इंपोज करना है। वो क्या कह रहा है? देयर आर 5 पर्सन्स इन बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में 5 लोग हैं। ओके, देखते हैं। 8 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, ए और बी के बीच में 5 हैं और 8 हैं, कॉमा लगा देता हूं मैं, ये 8 पर्सन्स हैं बी और सी के बीच में, इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ सी। अब यदि आप ये वाली सिचुएशन देखते हैं, वो कह रहा है सी से आगे खाली 3 है, बट सी से आगे 2 तो ये हो गए, और ए और बी के बीच में भी कितने हैं? 5 हैं, तो सी से आगे 3 तो नहीं रहेंगे, 5 6 7 हो जाएंगे, तो ये चॉइस गलत। शैल आई यूज अ डिफरेंट पेन? ओके, देखते हैं, पेन दूसरा लेते हैं आपको समझाने के लिए। आपको समझ आ गया? वो कह रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ सी एंड देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। तो यदि मैं इसको क्यों मानता अपनी, तो ए और बी के बीच में 5 हो जाते, ये 6वां ये 7वां, तो सी से पहले 7 हो जाते, बट सी से आगे खाली 3 लोग अलाउड है, ये गलत। ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सजेस्टिंग? सिमिलरली दिस इज रॉन्ग, सिमिलरली दिस इज रॉन्ग। अब यहां बी से आगे 3 है, बट अब यहां देखिए बी से, इफ देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ सी एंड 21 बिहाइंड ए, व्हाट वुड बी द मीन? देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, 8 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी। तो इस वाले में बी और सी के बीच में 8 है, बट सी से आगे तो खाली 3 ही अलाउड है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो खाली ये 2 पॉसिबिलिटीज मेरे पास बचती हैं। तो इसका मतलब सी क्यू में ए और बी के मुकाबले अहेड होना चाहिए, सी शुड बी अहेड ऑफ ए एंड बी इन द क्यू। तो अब क्यू बनानी शुरू कर देते हैं। 2 केसेस हैं, तो यहां लिख देते हैं केस 1 और यहां लिख देते हैं केस 2। आई होप आपको क्लियर है। केस 1 में सी लिखा मैंने, ए लिखा मैंने, बी लिखा मैंने, और दूसरा लिखा सी लिखा, बी लिखा और ए लिखा। अब फिर हम और कंडीशंस को इसमें इंपोज करना शुरू करते हैं। 2 केसेस हो गए, केस 1 एंड केस 2। आई होप इट्स क्लियर, इफ यू वांट आई कैन रिपीट इट। ये 4 ऑप्शंस मैंने मना करे क्योंकि सी से आगे खाली 3 लोग अलाउड हैं, देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ सी। तो सी से पहले जब भी ए और बी कुछ और आ जाएगा तो सी से आगे 3 से ज्यादा लोग हो जाएंगे। इसका मतलब ए और बी के कंपैरिजन में सी क्यू में सबसे पहले होना चाहिए, हमने कर दिया। अब सी से आगे 3 लोग होने चाहिए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। दोनों केसेस को हम साइमल्टेनियसली डील कर रहे हैं। सी से आगे 3-3 आदमी होने चाहिए, तो हमने 3-3 आदमी डाल दिए। अब पहले वाले केस में ए और सी के बीच में कितने हैं? 8 बिटवीन 8 पर्सन्स बिटवीन बी एंड सी, एंड देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। तो 5 लोग ए और बी के बीच में, देयर आर 5 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में आपने 5 लोग लगा दिए। अब और देखिए कितने लोग कहाँ पे होंगे। ए और बी के बीच में 5 हो गए, और
ए के बाद कितने लोग हैं नीचे वाले में हम देखें, 21 लोग हैं ए के बाद, 21 लोग इसमें तो ए के बाद आ गए, बट इसमें ए और बी के बीच में 5 हैं और ए के बाद 21 हैं, तो 5 और 6, 21 में से 6 गए 15, तो बी के बाद 15 लोग और होने चाहिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहां पे वो कह रहे हैं देयर आर 21 बिहाइंड ए, देयर आर 21 बिहाइंड ए, तो ए और बी के बीच में 5 है, ए के बाद 21 लोग होने चाहिए, 15, 5, 20 और 1, 21, सेटिस्फाइड। ए के बाद 21 लोग होने चाहिए और ए और बी के बीच में 5 होने चाहिए, तो 5 यहां पे आ गए आपके। अब सी और ए और सी और बी के बीच का रह गया, तो देख लेते हैं 8% बिटवीन बी एंड सी, 8% बिटवीन बी एंड सी, तो यहां पे 8 आ गया। और बी और सी में 8 होने चाहिए, 5 ये हो गए, ए के हो गए 6, तो 2 यहां पे आएंगे 8। देख लीजिए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑल ऑफ यू। खाली हमने जो भी हम पे इंफॉर्मेशन है वो हमने एक प्रॉपर वे में इस क्यू के अंदर डाली है। ठीक है, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया और 21 हो गया। अब टोटल स्टूडेंट गिन लेते हैं, अब टोटल लोग गिन लेते हैं। 3 और 1 4, 5 6, 1 7, 7 3 10 2 12 और 1 13, 13 5 18 और 10 28, 28 लोग। टोटल क्यू साइज 28 हुआ। सबको काउंट कर लीजिए आप। इसको काउंट करते हैं, 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20 और 20 40, तो इस केस में 40 लोग हो गए। तो नीचे वाले केस में क्यू के अंदर 40 लोग हैं, ऊपर वाले केस में क्यू के अंदर 28 लोग हैं। क्वेश्चन था व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द क्यू, सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी व्हिच वन, 28. So 28 would be the answer. Okay, so that was the last question of this part. स्क्रिप्ट इसकी आपको अवेलेबल है जैसे मैंने पहले भी बताया, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग इट क्योंकि कई बार आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड देन यू फॉरगेट द थिंग्स। इसकी स्क्रिप्ट आपको मिल सकती है, आप जो डिस्क्रिप्शन है इसकी लेक्चर की वीडियो की, आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ आपको एक लिंक मिला हुआ होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, so that finishes this part also. I'll be doing many more parts. I'll be helping you. I'll try to help you in many more ways. All the best. See you soon.